देखिए, अभी तक हम 5 सेशंस कर चुके हैं और आज छठा सेशन है। और जो पिछले 2 सेशंस हैं जिसमें मैं इकोनॉमी वाइज़ आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो पहला हमने जो डिस्कस किया था आपके साथ वो था सोशल डेटिंग विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की उसकी जो अटेंशन इकोनॉमी है, वो क्या साइज़ की हो सकती है और हमने उसका कैलकुलेट किया था कि अगले 20 साल में ये इकोनॉमी 6 से 10 ट्रिलियन डॉलर तक की हो सकती है। ओके? दूसरा, उसके बाद जो हमने सेशन किया था वो था प्री पे रेंटल हाउसिंग के ऊपर। उसमें हमने नतीजा ये निकाला था कि ये इकोनॉमी जो है वो लगभग 20 से 30 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है अगले लगभग 20 सालों में। ये बिल्कुल उस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर मैं आज से 20-25 साल पहले आपसे पीछे जाके पूछता कि यार गूगल कितनी बड़ी कंपनी बन सकता है, एनवीडिया कितनी बड़ी कंपनी बन सकता है, फेसबुक कितनी बड़ी कंपनी बन सकता है, या माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी बन सकता है, तो ये कुछ उस तरह की बातें हैं। तो बड़ा काम जो होता है जब उसकी शुरुआत होती है तो उसके पीछे एक सोच होती है, एक आइडिया होता है, एक फाउंडर की कमिटमेंट होती है। तो मैं ये मान रहा हूं कि आप लोग फाउंडर भी बन सकते हैं और आप इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। तो जब दो किस्म की सोच के साथ आप किसी आइडिया को, किसी उसके प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं, तो आपको मोटा मोटा ये बात समझ में आ जाती है कि यस, ये एक सही रास्ता है। ठीक है? तो आज बेसिकली हम जो इकोनॉमी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है बेसिकली अर्बन विलेज। अर्बन विलेज का यहाँ बेसिकली मतलब क्या है? अर्बन विलेज का बेसिकली मतलब यहाँ ये है कि हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि लोग शहर छोड़ देंगे, शहर छोड़ के गांव चले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि लोग आने वाले समय में शहरों को ही इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि वो शहर एक मेट्रोपॉलिटन जैसा, जैसे आप अगर इस इमेज को ध्यान से देखें तो इसके लेफ्ट में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं जो एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, और उसके आसपास 50, 60, 100 किलोमीटर तक सबर्ब्स होते हैं। और लोग सबर्ब से रोज सुबह आते हैं और सारा दिन यहाँ काम करते हैं और रोज शाम को इस सबर्ब से वापस जाते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बैंगलोर की बात करूं तो बैंगलोर में रोज सुबह लोग व्हाइट फील्ड जाते हैं। मेरे घर से व्हाइट फील्ड लगभग 2.5 घंटे लगते हैं, हालांकि डिस्टेंस सिर्फ 25 किलोमीटर का है। तो सुबह 2.5 घंटे जाना है, शाम को 2.5 घंटे आना। उसी तरह से आप अगर बॉम्बे में जाएं तो बॉम्बे में एक तरह से साउथ बॉम्बे वो इलाका है, या न्यू बॉम्बे वो इलाका है। अगर दिल्ली में आ जाए तो गुड़गांव वो इलाका है, या कनॉट प्लेस वो इलाका है। तो बेसिकली हमने पिछले 30-40 सालों के अंदर, 50 सालों के अंदर जो शहर का मॉडल बनाया है, वो शहर का मॉडल ऐसा बनाया है कि ये मॉडल एक पॉइंट तक तो हमारे लिए काम कर रहा था, पर कल को जब एआई आएगा और जॉब्स नहीं रहेंगी तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, इसमें कौन बैठेगा? जब लोग ट्रेवल ही नहीं करेंगे तो ये पूरा का पूरा मॉडल बदलेगा। अगर आज आप कभी हैदराबाद जाएं तो हैदराबाद जाएंगे तो एयरपोर्ट से अगर आप गच्चीबोली जाएं तो आप देखेंगे बहुत ऊंचे ऊंचे टावर्स खाली पड़े हुए हैं। खाली मतलब 30 मंजिला टावर, कॉर्पोरेट टावर भी खाली पड़े हुए हैं और रेजिडेंशियल टावर भी खाली पड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उनको बनाने के लिए लगाया गया था, उसका आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हैदराबाद में जो नेट इनवर्ड माइग्रेशन है, लोगों का जो आना है, वो एक्चुअली पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हो गया है। अब टैलेंट हैदराबाद में नहीं आ रहा है क्योंकि खासकर जो यंग पॉपुलेशन है उसको अब हैदराबाद में जॉब नहीं मिल रही। और ये केवल हैदराबाद में नहीं हो रहा, ये बॉम्बे, बैंगलोर, पूना, दिल्ली सब जगह हो रहा है। क्योंकि टेक पॉपुलेशन जो मिडिल या अपर सेगमेंट पर तो अभी जॉब्स हैं, बट जो बॉटम लेवल है, जूनियर एंट्री लेवल पर, वहां पर जॉब्स अब नेगेटिव होती जा रही हैं। तो आप सोचिए ये 2, 4, 5 साल बाद ये मिड लेवल पर भी जाएगा और सीनियर लेवल पर भी जाएगा। तब लोग इतने बड़े बड़े टावर्स के अंदर
30 किलोमीटर 40 किलोमीटर ट्रेवल करके नहीं जाएंगे। तो उस समय के अंदर दुनिया किस तरह की नजर आएगी? देखिए, ये जो बड़ी बड़े टावर्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये कोई एक रात में नहीं बने। इनको बनने में कई साल लगे हैं। रादर पिछले 30-40 साल से ये सारा कुछ हुआ है। उसी तरह से जो मैं आपके सामने पिक्चर दिखा रहा हूं, लेफ्ट से अगर आप राइट जाएं तो ये राइट भी एकदम से नहीं बनेगा। नई नई कंपनी आएंगी, नई नई कम्युनिटीज बनेगी, नई नई करेंसीज आएंगी, उसके साथ ये चेंजेस आएंगे जब जनता को लगेगा कि यस, ये हमारा सही सोल्यूशन है। ओके, अब एक सिंपल सा सवाल मैं आप सबसे पूछता हूं। आप सब लोग, कोई 2 साल से क्रिप्टो में होगा, कोई 1 साल से होगा, कोई 4 साल से होगा, कोई 8 साल से होगा। बट इतने साल हो गए, मैं तो अब 14 साल से हूं क्रिप्टो में। एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है क्रिप्टो में कि अभी भी आम जनता क्रिप्टो की रिस्पेक्ट नहीं करती है। आज भी कोई भी सरकार क्रिप्टो को सीरियसली नहीं लेती है। जब जनता सीरियसली नहीं लेगी तो सरकार क्यों सीरियसली लेगी? और हम आज भी बुल एंड बियर फेजेस के चक्कर में अटके रहते हैं। आज 99% लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सब ऑल्ट कॉइन का बुल वेव कब आएगा। सवाल ये है कि जो कम्युनिटी करेंसीज होती हैं वो भी तो ऑल्ट कॉइन ही होती है ना। तो आज जनता हमारी इज्जत क्यों नहीं करती, इस पूरे सेक्टर की इज्जत क्यों नहीं करती? क्योंकि हमने पब्लिक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इग्नोर किया है और पब्लिक ने हमें इग्नोर किया है। आपके पास डिफाई है, सोशल फाई है, गेमिंग है, लेयर 2 है, पता नहीं क्या क्या है, कितने सारे सेक्टर्स आपके पास हैं। पर आप मुझे, ये आपके सामने 10 सेक्टर्स हैं, आप मुझे बताइए एनर्जी ग्रिड्स में आप कोई एग्जांपल बता सकते हैं? क्रिप्टो में एक भी प्रोजेक्ट, एनीबडी? आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं कि एनर्जी ग्रिड्स में आपने कितने प्रोजेक्ट सुने हैं? एनीबडी? मुश्किल है। प्लास्टिक पोल्यूशन में, अब आप कहेंगे इनको टोकनाइजेशन या क्रिप्टो से कैसे जोड़ा जा सकता है, मैं उस पर भी आऊंगा। प्लास्टिक पोल्यूशन कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जबकि ये हमारे समय की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, aquaponics and vertical farming, solar battery operated vehicle projects, okay, soil as carbon bank, mass rapid transport system, school, colleges, universities, affordable housing। क्रिप्टो यहां कहीं है ही नहीं। तो जब क्रिप्टो ने समाज की भारी भरकम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन डिजाइन नहीं किए हैं, तो समाज क्रिप्टो को सीरियसली क्यों ले? कोई पॉलिटिशियन क्रिप्टो को सीरियसली क्यों ले? वो क्यों आपका टीडीएस 1% से घटा के 0.01% करे या टीडीएस खत्म ही कर दे? वो क्यों करे? उसे तो वोट बैंक चाहिए। अगर वो आज जनता को, चाहे इम्परफेक्ट सर्विस, चाहे करप्ट सर्विस, चाहे गुड सर्विस, कुछ भी दे रहा है, पर वो जनता को एड्रेस कर रहा है, और हम लोग जनता को एड्रेस नहीं कर रहे। और इस इकोनॉमी का जो साइज है, इस क्रिप्टो इकोनॉमी का जो साइज हो सकता है, दैट इज ह्यूज। अब मैं उसकी एक उदाहरण देता हूं आपको। मैं सिर्फ हिंदुस्तान के 10 टॉप शहर आपके सामने रख रहा हूं, और इन 10 शहरों का मैं जीडीपी आपके सामने रख रहा हूं। अगर ये 10 शहरों का जीडीपी आप कैलकुलेट करें तो ये लगभग 1000 बिलियन से ऊपर जाता है। यानी कि ये हिंदुस्तान के जीडीपी का 1/4 है। यानी कि सिर्फ 10 शहरों का जीडीपी हिंदुस्तान के जीडीपी का 1/4, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये 1/3 है। और हिंदुस्तान के अगर टॉप 100 सिटीज का जीडीपी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो टोटल जीडीपी का 70 से 80% बनेगा। यानी कि एक शहर को अगर हम बदलना चाहें तो उसके अंदर मेट्रोपॉलिटन मॉडल से अर्बन विलेज मॉडल में शिफ्ट करने के बीच में अरबों खरबों डॉलर की इकोनॉमी का स्कोप बना हुआ है।
जस्ट थिंक लाइक दिस, एक सड़क बनाने में कितना टाइम लग जाता है, एक पुल बनाने में कितना टाइम लग जाता है। तो यहां मैं सिर्फ 10 शहरों की बात कर रहा हूं इंडिया के, और ना केवल इंडिया के, मैं आपको अब दुनिया के टॉप 16 शहर दिखाता हूं। अगर आप इन 16 शहरों को देखेंगे तो इनका जीडीपी लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर है। 21 ट्रिलियन। और देश दुनिया का टोटल जो जीडीपी है वो लगभग 90 ट्रिलियन के आसपास है। तो लगभग ये 23-24% बनता है सिर्फ 16 शहरों का। अगर मैं ये 16 की बजाय टॉप 100 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कर लूं तो ये 60-70% पहुंच जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जिसे मैं अर्बन विलेज इकोनॉमी कह रहा हूं, उस इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है वो इतना ज्यादा है कि क्रिप्टो को उस इकोनॉमी को नजरअंदाज करने की आज सजा मिल रही है, क्योंकि हमने रियल पीपल्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं सॉल्व किए। अब सोचने वाली बात है, आप खुद से एक सवाल पूछिए कि एक लेयर 2 आया पॉलीगॉन, फिर दूसरा लेयर 2 आया आर्बिट्रम, फिर तीसरा ऑप्टिमिज्म, फिर बेस आया, फिर पता नहीं करते करते 200 से ज्यादा लेयर 2 प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप l2beat.com पर जाके देखेंगे। जरूरत नहीं थी। एक बिटकॉइन था, एक इथीरियम था, एक सोलाना था, उसके बाद नियर सी सुई वगैरह वगैरह करते करते कितने सारे प्रोडक्ट्स आ गए। मैं ही नहीं कह रहा हूं कि वो प्रोडक्ट्स आना गलत है, बट जब आप एक ही किस्म के प्रोडक्ट एक ही किस्म की मार्केट में लेके आएंगे तो टोकन प्राइस अप नहीं जाएगा, क्योंकि उस मार्केट का साइज तो लिमिटेड है ना। जब मार्केट का साइज लिमिटेड है तो आपके टोकन का प्राइस बढ़ने की चांसेस नहीं है। इसीलिए आप देखें कि पिछले 4 साल में 90% कॉइन्स 90% डाउन है। क्यों? क्योंकि वो एक क्राउडेड मार्केट के अंदर सेम किस्म का प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। शुरू शुरू में उनके प्राइसेस बढ़े, बट उसके बाद डंप हो गए, और जो थोड़ा सा लेट पीक पर जिसने खरीद लिया और प्राइसेस डंप होने शुरू किए और उस समय वो एग्जिट नहीं कर पाया, अब वो फंस गया। पर सवाल ये है कि जब मैं अर्बन विलेज की इकोनॉमी की बात कर रहा हूं तो वहां अप एंड डाउन इतना स्वीयर नहीं होगा, और दूसरी बात वहां पर बियर फेज इतना लंबा नहीं आएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ये बात समझनी है कि कहां से हम बहुत बड़े बड़े लेवल के सॉल्यूशंस पकड़ें और उन सॉल्यूशंस को क्रिप्टो के जरिए, क्रिप्टो के टूल्स के जरिए उनको डिजाइन करें। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप हमारे शहरों का जो मॉडल है, मेट्रोपॉलिटन मॉडल जिसको हम कहते हैं, उसको ध्यान से समझिए। क्यों, किस तरह से आज हमारा फायदा करने के बजाय हमारा नुकसान कर रहा है। जैसे दिल्ली के अंदर आप नोएडा में बैठे हैं, गाजियाबाद में बैठे हैं, दिल्ली के मेन शहर के अंदर बैठे हैं, आपके पास उस पोल्यूशन से बाहर निकलने का कोई तरीका ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मॉडल जो है वो मॉडल नहीं चेंज हो रहा। अब 2 करोड़ का फ्लैट लेके 2 बच्चों के साथ और घर में 2 बूढ़े माँ बाप के साथ आप कहाँ जाएंगे? आप देहरादून नहीं जा सकते, आप किसी और शहर में नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर इनकम के सोर्सेज नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ये मॉडल जो है, ये मॉडल बेस, इसका बेस क्या है कि हर समय ट्रेवल करो, खाना खाने जाना है ट्रेवल करो, काम करने जाना है ट्रेवल करो, किससे मिलने जाना है ट्रेवल करो। तो यानी कि ज्यादा टाइम तो आपका ट्रेवल में ही बीतेगा, यानी कि ट्रेवल में बीतेगा मतलब है कि ट्रैफिक जैम में बीतेगा। अगर हर कोई ट्रेवल कर रहा है तो कंजेशन होगा ही होगा, उससे टॉक्सिसिटी होगी, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होगा। तो जितना टाइम आप ट्रैफिक में फंसे रहोगे वो टाइम ना तो खुद को दे सकते हो, ना परिवार को दे सकते हो, ना कम्युनिटी को दे सकते हो। और जो सर्कल सिस्टम है कि अगर आप व्हाइट फील्ड में हो तो व्हाइट फील्ड के अंदर दिन में तो खूब जनता नजर आएगी, पर रात को उनके टावर्स के आसपास कोई जनता नहीं नजर आएगी, वो घोस्ट टाउन बन जाते हैं। और अगर आप शहरों में हो, जो सबर्ब्स हैं, जो बाहर के इलाके हैं, बाहर के इलाकों में दिन में मर्द नहीं नजर आते, वहां सिर्फ औरतें और बच्चे ही नजर आते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, अपने आसपास के इलाकों को बहुत हॉलो बना दिया। और
एनर्जी रिक्वायरमेंट एक टावर की इतनी ज्यादा होती है कि उसको कम से कम 200 300 एसी चाहिए। तो अगर एक ही एनर्जी ग्रिड पर 100 टावर चल रहे हैं, 200 टावर चल रहे हैं, तो वो डिमांड को वो कब तक हैंडल करेगा? तो इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो अब व्हाइट कॉलर शिफ्ट हो रहा है, वो व्हाइट कॉलर शिफ्ट हमें मौका दे रहा है कि हम नए प्रोडक्ट्स बनाएं। मैं उन सभी प्रोडक्ट्स पर आऊंगा वन बाय वन। और नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो हमें नई कम्युनिटी चाहिए। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी इमेजिनेशन, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। अगर आप दिल्ली छोड़ के नहीं जा सकते हैं तो दिल्ली में रह के आप सोल्यूशन कौन कौन से बना सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। गॉट इट? अब सबसे पहले तो हम अर्बन विलेज की डेफिनेशन हम क्या सोच रहे हैं उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि अर्बन विलेज का मतलब ये नहीं है कि हम शहर छोड़ के गांव में जा रहे हैं। नो, हमारा यहां मकसद है हम शहर को अंदर से ही रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं बेंगलोर में रहता हूं तो बेंगलोर में एक जेपी नगर है, एक कोरमंगला है, एक जयनगर है, एक इंदिरा नगर है, एक व्हाइट फील्ड है। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। और किसी इलाके की 5 लाख की पॉपुलेशन है, किसी की 8 लाख की पॉपुलेशन है, किसी की 10 लाख की पॉपुलेशन है, किसी की 2 लाख की पॉपुलेशन है। तो क्या ये इलाके अपने आप में इस तरीके से डिजाइन नहीं किए जा सकते कि ये डिसेंट्रलाइज भी हो और अपनी सारी जरूरतें आपस में पूरी भी करें? और इनके अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो वो मिक्स्ड यूज हो, यानी कि रेजिडेंशियल भी हो, कमर्शियल भी हो, आर्टिस्ट भी वहां आके रह सके। ठीक? यानी कि एक ह्यूमन स्केल मोबिलिटी हो कि आपको कार की जरूरत नहीं है, आपको कोई हैवी बाइक की जरूरत नहीं है, आप अपने 99% काम वॉकिंग, साइकिलिंग या जो बुजुर्ग लोग हैं वो छोटी मोटी इलेक्ट्रिक कार से भी कर सकते हैं। तो अर्बन विलेज का मतलब ये है कि जहां पर इंसान आपस में विदाउट क्रिएटिंग पोल्यूशन, विदाउट क्रिएटिंग हाई एनर्जी कॉस्ट आपस में रह सकते हैं। और अगर इसका कोई प्लानिंग बेंचमार्क बनेगा तो उसको सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं 15 मिनट सिटी। 15 मिनट सिटी यानी कि आपको कहीं भी जाना है तो आप बेसिकली 15 मिनट में पहुंच सकते हैं, या पैदल या साइकिल में या किसी माइक्रो मोबिलिटी टूल के जरिए। और यहां पर बेसिकली जो आज क्या है कि रहने के लिए सबर्ब है शहर से 30 किलोमीटर दूर, और काम करने के लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। जबकि इस मॉडल के अंदर आप बड़े आराम से लोगों को पास में रहना, प्रॉक्सिमिटी ऑफ ह्यूमन वर्क, ह्यूमन एंटरटेनमेंट, ह्यूमन लाइफ, वो एक ही जगह होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर कोई यूटोपिया बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज। हम यहाँ कोई महात्मा गांधी वाले विजन की बात नहीं कर रहे हैं कि सभी सत्य और अहिंसा पर चलेंगे। नो, मैं वो बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं एक प्योर प्रैग्मेटिक नेसेसिटी है आज के समय में कि हम पोल्यूशन से बचें। तो पोल्यूशन से बचने के लिए हमें व्हीकल का जो भागम भाग है, जो ट्रैफिक का जाम है, उससे बचने का एक ही तरीका है कि हमें अर्बन डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, अर्बन इकोनॉमी को चेंज करना पड़ेगा। और आप ये मत सोचिए कि ये चेंज नहीं हो सकता। आप थोड़ी देर के लिए आज से 25 साल या 30 साल पीछे चला जाइए। गूगल जब आया था, गूगल क्या था? सिर्फ एक सर्च बार उनका एक प्रोडक्ट था जिसके अंदर वो पेज रैंक करते थे सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन को। गूगल का सर्च बार, जिसको जहां पर वो बाद में ऐड भी चलाना शुरू हो गए। सर्च बार के बाद जीमेल, गूगल मैप्स, आज जेमिनी। ठीक है? इसके अलावा उनके और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, बट ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं ये भी गूगल मीट के जरिए ही कर रहा हूं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज
कि आप इस अर्बन विलेज के अंदर बहुत किस्म की इकोनॉमीज हैं, जिस किस्म की इकोनॉमीज के अंदर आप अपना प्रोडक्ट, अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और ये जो मॉडल है, इसके अंदर आप अगर ये मोटी मोटी 3 चीजों पर फोकस करें कि लोगों को मेगा कम्यूट की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा सफर करने की जरूरत नहीं है, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की जरूरत नहीं है, और सारी सर्विसेज हाइपर लोकल यानी कि 2 से 5 किलोमीटर के अंदर ही अवेलेबल हैं, तो उसके अंदर दूध भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, ओके, उसके अंदर हॉस्पिटल भी चाहिए, उसके अंदर स्कूल भी चाहिए, उसके अंदर जिम भी चाहिए, उसके अंदर ये सारी चीजें चाहिए, उसके अंदर रेस्टोरेंट भी चाहिए। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्पेस है, सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन को मनी की बात नहीं, देखिए डिसेंट्रलाइजेशन एक पूरा का पूरा पैराडाइम है, एक यूनिवर्स है, एक डिस्कोर्स है। आपने मनी को डिसेंट्रलाइज कर दिया, गॉट इट। बट सवाल है, हमारी जिंदगी तो आज भी एक सेंट्रलाइज मेट्रोपॉलिटन मॉडल के ऊपर चल रही है। तो जब तक हम लाइफ को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, करेंसी अकेले को डिसेंट्रलाइज करने का हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। ओके, सो अब मैं आपको इस इकोनॉमी का जो साइज है उसके बारे में बताता हूं। देखिए, मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं यहां, मार्केट कैप की बात। अगर मैं सिर्फ रियल एस्टेट की बात करूं, क्योंकि दुनिया का जो जीडीपी है, जीडीपी होता है एक साल का वैल्यू एड, एक साल में आपने कितनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पैदा की, वो होता है जीडीपी, जो इस समय 90 ट्रिलियन के आसपास है। पर जो आप वैल्यू पैदा कर चुके हैं, जो मकान बना चुके हैं, जो एसेट्स क्रिएट कर चुके हैं, जो कंपनियां बना चुके हैं, वो होते हैं रियल वर्ल्ड एसेट्स, जिसको आप क्रिप्टो की भाषा में आरडब्ल्यू कहते हैं। तो इसमें सिर्फ रियल एस्टेट की इकोनॉमी का साइज आज क्या है? 670 ट्रिलियन डॉलर, 670 ट्रिलियन। आज ब्लैक रॉक उसकी बात कर रहा है। बट सवाल है कि वो काम क्रिप्टो के लोगों को करना चाहिए। देखिए, ये सारी की सारी रियल एस्टेट मार्केट टोकनाइज हो सकती है, और टोकनाइज अलग अलग तरीकों से हो सकती है। एक तरीका है रेजिडेंशियल हाउसिंग के अंदर, जो मैंने आपको बताया, प्रीपे रेंटल टोकन्स। ठीक है, आपने एनएफटी बना के लॉन्च कर दिया। दूसरा है फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी। फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी का बेसिक मतलब है कि आपने एक बड़ी प्रॉपर्टी के छोटे शेयर्स बना दिए और उनको टोकन्स में तब्दील कर दिया। एक वो तरीका है। एक तरीका है कि जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, REIT, रीट, आपने उसको टोकनाइज कर दिया। एक वो है। तो बहुत सारे तरीके हैं, हम टोकनाइजेशन रियल एस्टेट में लेके आ सकते हैं। 670 ट्रिलियन आज की तारीख में साइज है। आज आप कह रहे हैं कि क्रिप्टो का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन से नीचे आ गया। बट सोचिए कि अगर रियल एस्टेट के अंदर टोकनाइजेशन का ट्रेंड आएगा, तो क्रिप्टो का मार्केट कैप कहां जाएगा? इसका मतलब ये है कि बहुत गहरे में क्रिप्टो के लोगों के अंदर ही जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है और जो एंटरप्रेन्योरशिप थीसिस है, वो थीसिस बेसिकली गलत थीसिस है। वो इनकम्प्लीट थीसिस है। वो सोसाइटी को फायदा पहुंचाने वाला थीसिस नहीं है। तो जब आप एक रॉन्ग थीसिस से इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके अंदर अगले 20 साल ग्रोथ होनी चाहिए, तो आप उस प्रोजेक्ट को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? वो थोड़ी देर के लिए पैसे कमाएगा पर डंप कर देगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि इस समय हम रियल एस्टेट की दुनिया के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे, और ये शुरू हो चुका हुआ है, बट अभी इसका स्कोप जस्ट स्टार्टिंग में है। उसी तरह से ऑयल, अब देखिए, ऑयल इस समय टोटल फिएट कंट्रोल में है। तो मैं ऑयल की बात अभी नहीं करूं, क्योंकि ऑयल को वो टोकनाइज नहीं करने देंगे। चाइनीज युआन, चाइनीज युआन में अगर आप ध्यान से देखें कि ये प्योर फिएट करेंसी है, पर फिएट करेंसी 48 ट्रिलियन है। गोल्ड
30.25 ट्रिलियन है, पर गोल्ड को टोकनाइज किया जा सकता है। अगर आज हिंदुस्तान गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च कर दे, ओके, और लोगों को गोल्ड के ऊपर 80% या 100% करेंसी क्रिएट करने की, जैसे मैंने एक प्रपोजल बनाया था ऑन चेन सॉवरन करेंसी, उसके ऊपर मैंने इंडियन गोल्ड डॉलर की बात की थी कि हिंदुस्तान के लोगों के पास 25,000 टन गोल्ड है और मंदिरों के पास जो है वो अलग है। अगर आप इस इकोनॉमी को टोकनाइज कर दें तो जो मनी सप्लाई क्रिएट होएगी वो $4 ट्रिलियन से ज्यादा होएगी, $4 ट्रिलियन। सो जस्ट इमेजिन कि अगर कल को रुपी फ्लॉप भी कर जाता है तो इंडिया के लोग गोल्ड बैक करेंसी सिस्टम खड़ा कर सकते हैं। फिर आप डॉलर और यूरो की बात देखिए, ये फिएट इकोनॉमीज है, मैं मेजर जो टॉप 10 एसेट्स की बात कर रहा हूं। बट अगर आप लास्ट की बात करें, और लास्ट दो सिल्वर और मैक्स 7 स्टॉक्स जिसमें एनवीडिया, amazon, गूगल ये सब आते हैं, तो इनको इनका साइज देखिए 22 और 4.63 ट्रिलियन, ये भी टोकनाइज हो सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि कल को अगर चैट जीपीटी ने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया, गूगल ने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया, तो क्रिप्टो इकोनॉमी का साइज क्या होगा? कल को रिलायंस ने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए रिसेंटली एक ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है जो थोड़ी देर की आपको फनी लगेगी, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट ये है कि वो वेनेजुएला के अंदर जो पब्लिक का अगर कहीं नेगेटिव प्रेशर है उसको खत्म करने के लिए वो बेसिकली क्या करने जा रहा है, हर वेनेजुएलन को $7 का यूएसडीटी एयर ड्रॉप करेगा। $7 का यूएसडीटी एयर ड्रॉप करेगा। सवाल ये है कि अगर वेनेजुएलियन इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डॉलराइज होगी तो अमेरिका का उनके लिए दुश्मन कैसे रहेगा? अमेरिका को पता है कि अगर डॉलर बचा रहेगा तो अमेरिका बचा रहेगा। अगर दुनिया वाले डॉलर को एक्सेप्ट कर लेंगे थ्रू यूएसडीटी तो वो ऑटोमेटिकली अमेरिका के सामने झुक गए। उसके लिए निकोलस माडुरो को कैप्चर करना या ना करना बात की बात है। आप मेटामास्क वैलेट के जरिए, किसी भी वैलेट के जरिए बड़े आराम से यूएसडीटी यूज कर सकते हैं। आज ईरान के अंदर उनकी करेंसी इतनी डाउन जा चुकी है, 10 साल पहले ईरानियन रियाल 15,000 रुपए का $1 मिलता था, आज 14 लाख रियाल का $1 मिल रहा है। तो क्या ये चीज श्रीलंका में नहीं हो सकती, बांग्लादेश में नहीं हो सकती, नेपाल में नहीं हो सकती? तो ये जब देशों में फैलेगी, उन देशों में अगर यूएसडीटी एयर ड्रॉप कर दे या कल को चैट जीपीटी कॉइन एयर ड्रॉप कर दे या जेमिनी कॉइन एयर ड्रॉप कर दे या फेसबुक का मेटा कॉइन एयर ड्रॉप कर दे, और वो लोग करेंगे, इससे पहले कि वो लोग करें, इन कंट्रीज को ये बात समझ में आ रही है कि हमें प्रो क्रिप्टो मॉडल में आना ही पड़ेगा। आज इंडिया के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर स्टेबल कॉइन की बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि क्रिप्टो दुश्मन नहीं है, क्रिप्टो दोस्त है। क्योंकि क्रिप्टो को फिएट करेंसीज को खत्म करेगा एआई, क्योंकि एनपीएस होंगे बड़े बैंकों के, और वो बैंक जो है सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे कि हमें मनी प्रिंट करके देगा। वो जितनी मनी प्रिंट करेंगे उतना फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, उतनी महंगाई बढ़ेगी, उतनी फॉरेन एक्सचेंज के लेवल पर उनकी वैल्यू डाउन जाएगी। तो अगर वेनेजुएला में हो रहा है, ब्राजील में, अर्जेंटीना में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, तो बाकी सब देशों में होने वाला है। तो क्रिप्टो ही हमें बचाएगा, बट हमें उसके लिए एक लीगल टेंडर के बजाय दो किस्म के लीगल टेंडर चाहिए। एक जिसको सेंट्रल बैंक प्रिंट करता है और दूसरा जिसको जनता प्रिंट करती है। गॉट इट? इसीलिए आने वाले समय में ये गोल्ड बैक डिजिटल डॉलर भी शुरू होने वाला है, क्योंकि इसी से देश अपनी इकोनॉमी को बचा पाएंगे अगेंस्ट यूएसडीटी या उस तरह के एयर ड्रॉप्स के। ये होने वाला है। तो इसलिए ये एक ऐसी सोच है जो आने वाले समय में क्रिप्टो को एक बहुत बड़े लेवल पर मेन स्ट्रीम एडॉप्शन में तब्दील करेगी।
अब मैं आपको वो प्रोजेक्ट्स बताता हूं जिन प्रोजेक्ट्स के जरिए आप उस तरह की ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को डिजाइन कर सकते हैं। और सबसे पहला है डिसेंट्रलाइज एनर्जी ग्रिड। आप अगर 10,000 परिवारों का एनर्जी नीड सोचें ध्यान से, तो उस एनर्जी नीड को आज की तारीख में एक घर का लगभग 2 से 3 हजार रुपए का महीने का सिर्फ बिजली का बिल है। ओके, तो 3,000 का मतलब है, अगर मैं एवरेज लगा लूं, 3,000, 3 लाख और 3 करोड़, यानी कि 3 करोड़ का मंथली मंथली बिलिंग सिस्टम सिर्फ 10,000 घरों का है। और अगर आप एक शहर के छोटे से हिस्से में एक सोलर पावर प्लांट लगा लें, या एक माइक्रो विंड मिल लगा लें, या आप इस तरह का कोई डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम लगा लें, डिपेंडिंग अपॉन आपकी इकोलॉजी कैसी है। अगर आप समंदर के पास में है तो हो सकता है आप लहरों के जरिए, जो वेव्स के जरिए आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, वो लगा लें, या माइक्रो डैम से लगा लें, माइक्रो हाइडल पावर डैम से लगा लें। तो आप सोचिए कि कितने डिसेंट्रलाइज एनर्जी ग्रिड्स पॉसिबल हैं, सैकड़ों, हजारों। और अगर वो आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं, तो आप सोचिए कितने बड़े स्तर की इकोनॉमी इसके अंदर है। मैं सिर्फ 10,000 परिवारों का मंथली बिलिंग 3 करोड़ बोल रहा हूं, सिर्फ 10,000 परिवारों का। तो ये 10,000 को अगर 10 लाख कर दें तो ये 300 करोड़ बनता है। गॉट इट? ये अगर 10 करोड़ करते हैं तो ये 300 अरब बनता है। जस्ट स्केल को कैलकुलेट करते जाइए हर 2 जीरो के बाद। 10 करोड़ का 300 अरब, और दुनिया की आबादी है 800 करोड़। मैं 800 करोड़ को अगर मोटा मोटा 2 अरब परिवारों के अंदर लूं, तो आप सोचिए इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहां जाती है। फिर डिजिटल कॉमन्स। आज आपने एक ओला बना ली, एक स्विगी बना लिया, एक जोमेटो बना लिया, पर सवाल ये है, क्या एक शहर के, मान लीजिए मैं इंदिरा नगर में रहता हूं, इंदिरा नगर की आबादी लगभग 10 लाख है, क्या इंदिरा नगर के लिए एक ओला नहीं बनाई जा सकती, या इंदिरा नगर के लिए एक स्विगी नहीं बनाया जा सकता डिसेंट्रलाइज तरीके से, जिसके अंदर आपको खामखा की फीस देने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया है कि हमने हर चीज एक प्रोजेक्ट ट्रिलियन डॉलर की बजाने की बजाय एक सेक्टर के अंदर जो ट्रिलियन डॉलर पॉसिबिलिटी है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कोरमंगला में क्या ऐसा नहीं हो सकता? गुड़गांव के अंदर ऐसा नहीं हो सकता? दिल्ली के, ओल्ड दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं हो सकता? क्या एजुकेशन के ऊपर इस तरह की लोकलाइज एप्लीकेशंस नहीं बन सकती? एक देश के अंदर जब मैक्सिमम सर्विसेज हाइपर लोकल हैं, बैंगलोर का बंदा बैंगलोर में ओला यूज करेगा, हैदराबाद का बंदा हैदराबाद में ओला यूज करेगा, तो हैदराबाद का ओला डिफरेंट क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। उसी तरह से आप देखिए रेट्रोफिटिंग। जब बड़े लेवल पर लोग ट्रेवल नहीं करेंगे तो जो पार्किंग स्टेशंस हैं उनका क्या होगा? जो बड़े बड़े मॉल्स जहां लोग जाना बंद करेंगे उनका क्या होगा? इनको अगर रेट्रोफिटिंग करनी हो तो आप सोचिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। आप पूरी क्रिप्टो के अंदर रेट्रोफिटिंग सिस्टम्स जो हैं, क्या आप देखेंगे? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। क्या जैसे बुक्स की लाइब्रेरी होती है, क्या उसी तरह से टूल्स की लाइब्रेरी नहीं हो सकती? आप एक लगभग 50,000 परिवारों को अगर आप एक टूल्स की लाइब्रेरी दे रहे हो, जिसमें एक क्या कहते हैं, छोटे मोटे व्हीकल भी आते हैं उसमें, मान लीजिए एक घास काटने वाला भी आता है, घरों के बड़े बड़े बर्तन भी आते हैं, या इस तरह की चीजें जो आती हैं, या मान लीजिए किसी बुजुर्ग का बेड आता है, किसी बीमार का जो बेड आता है, या बच्चे का जो खिलौने वाला पलंग होता है वो आता है। ये वो चीजें हैं जो
हर घर को चाहिए पर हमेशा नहीं चाहिए। तो आप जस्ट टूल्स लाइब्रेरी का स्कोप देखिए। उसी तरह से आप किस तरह से माइक्रो मोबिलिटी बना सकते हैं। माइक्रो मोबिलिटी का मतलब है कि छोटे छोटे साइकिल्स या छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, जैसे आप दुबई में जब जाएं तो दुबई में आपने देखा होगा कि वहां पर एक छोटा सा माइक्रो स्कूटर होता है, और वो माइक्रो स्कूटर आप कहीं भी जाएं आपको मिल जाएगा, और आप वहां पर उसको स्कैन करें और आप उसको अनलॉक करें, उसको 6 दिरहम पे करें और आप उससे कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, 2 4 5 6 किलोमीटर। क्या वो मॉडल यहाँ नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। हर जगह जाने के लिए कार की जरूरत नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ये वो मॉडल है जो मॉडल हमें चाहिए। उसी तरह से डिजास्टर रेजिलियंस, फॉर एग्जांपल आज की तारीख में क्या आप ऐसी कोई स्टार्टअप बता सकते हैं क्रिप्टो में जो फ्लड प्रिवेंशन में मास्टरी करती है, कि जितनी मर्जी बारिश हो जाए हम आपके घरों में, आपकी सड़कों पर, आपकी फैक्ट्रियों के अंदर फ्लड का पानी घुसने नहीं देंगे? कितनी सिंपल सी बात है। और ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स को जनता हंस के सपोर्ट करेगी। फ्रेश वाटर, बारिश का पानी है, उसको कलेक्ट करना और उसको पीने लायक बनाना, इसके कितने स्टार्टअप्स हैं। अगर आप मान लीजिए आज की तारीख में 20 रुपए की पानी की बोतल मिलती है प्लास्टिक में, अगर यही पानी आप 5 रुपए या 8 रुपए या 10 लीटर मार्केट में बेचेंगे, तो सोचिए इकोनॉमी का साइज क्या है। सो द प्रॉब्लम इज क्रिप्टो के अंदर केयर, क्रिप्टो एज केयर, ये सोच ही नहीं है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब मैंने ये ग्रुप बनाया था क्रिप्टो एज केयर, तो बहुत गहरे में मैं आप सब लोगों को उस इकोनॉमी का क्या साइज हो सकता है, मैं उसका एक प्रोजेक्शन देना चाहता था कि अगले 20 सालों में उस इकोनॉमी को कहां तक लेके जा सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि मैंने क्रिप्टो इकोनॉमी को 1 बिलियन से 4,000 बिलियन तक पहुंचते देखा है, क्योंकि मुझे पता है कि क्रिप्टो के अंदर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर पिछले लगभग 12-13 सालों में हम 4,000 गुना बढ़े हैं, तो अगले 20 सालों में 40,000 गुना बढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। शायद 1 लाख गुना बढ़ना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रोवाइडेड हम डिसाइड करें कि हमें किस तरह के प्रोजेक्ट्स मार्केट में प्रमोट करने हैं। तो अब आप कहेंगे इसमें क्रिप्टो कहां से आता है। अब मैं उसमें एक एक प्रोजेक्ट को लेता हूं और उसकी उदाहरण आपको देता हूं। देखिए क्रिप्टो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किस चीज को टोकनाइज कर रहे हो। ओके, तो जो टोकनाइजेशन है, अगर आपने उसका पैरामीटर सही ढूंढ लिया तो उसके आसपास आप टोकन इकोनॉमिक्स बना सकते हो। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिसेंट्रलाइज एनर्जी ग्रिड। तो इसमें टोकन क्या बनेगा? किलोवाट आवर, जिसको आप 1 यूनिट बिजली बोलते हो, कि 1 घंटे में जितनी बिजली कंज्यूम हुई। ओके, उसी तरह प्लास्टिक पोल्यूशन, आपने प्लास्टिक सड़क से इकट्ठा किया, नदी से इकट्ठा किया, समंदर से इकट्ठा किया, बाजार से इकट्ठा किया। अगर आप 1 किलो वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हो या उसको कलेक्ट करते हो, उसको आप टोकनाइज कर सकते हो और वो कम्युनिटी करेंसी बन सकती है। और ये इकोनॉमी 365 दिन चलने वाली है। सीवरेज वाटर को आप ट्रीट करके लोगों के लॉन्स के लिए भेज रहे हो, लोगों के नॉर्मल जो कपड़े धोने की जरूरतों के लिए भेज रहे हो। 1 लीटर ऑफ फ्रेश वाटर आउटपुट, आज की तारीख में आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपसे पानी का बिल चार्ज करता है, तो वो फैसिलिटी हम बड़े आराम से कम्युनिटी पावर्ड नेटवर्क से बना सकते हैं। उसी तरह से एक्वापॉनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग। अब मान लीजिए, अब आप सोचेंगे यार एक्वापॉनिक्स को कैसे टोकनाइज करेंगे। एक वर्टिकल फार्म है, जैसे मान लीजिए 20 गज बाय 10 गज बाय 10 गज हाइट की एक
बिल्डिंग है, एक वेयर हाउस है, तो आप उसकी 3 डायमेंशन लीजिए, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो उस हिसाब से आप उसका एक क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर का एक वॉल्यूम बना सकते हैं कि ये इसका स्टैंडर्डाइज मॉडल है, और इस स्टैंडर्डाइज मॉडल के जरिए इसके अंदर पर सीसी या पर क्यूबिक मीटर इतनी प्रोडक्शन होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एक बंदे को जानता हूं जिसका नाम है गौरांग देसाई, बैंगलोर में है, और वो क्रिप्टो का बंदा है, और वो ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है। ओके, वो ऑलरेडी उसके काफी सेटअप्स ट्राई कर चुका है, और बहुत जल्दी उसकी टोकनाइजेशन अनाउंस करने वाला है। जब मैंने उसको पहली बार देखा तो मैं बहुत खुश हुआ था। उसी तरह से सोलर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल प्रोजेक्ट्स, देखिए अल्टीमेटली हम सबको यात्रा करनी है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस करें या शॉर्ट डिस्टेंस करें, वो हमारी डेली जरूरत का हिस्सा है, चाहे 2 किलोमीटर करें या 4 किलोमीटर करें। तो 1 किलोमीटर अगर आप एक 10,000 लोग एक दिन में एवरेज 5 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, तो 50,000 किलोमीटर ट्रेवल हो रहे हैं, और ये बर्न हो रहे हैं बेसिकली। तो सोचिए कि अगर आपका सिस्टम उस बर्नेबल किलोमीटर्स को टोकनाइज कर रहा है, तो उसकी इकोनॉमी आप बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसी तरह से पानी का, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स का लर्निंग आवर्स, कि आपने 100 घंटे का कोर्स है, 100 घंटे को टोकनाइज कर दिया, और वो टोकन आपने शुरुआत में डिस्काउंट पर दे दिया कि अगर पेरेंट्स को आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी पर विश्वास है, तो वो 20% डिस्काउंट पर वो 100 घंटे का कोर्स आपसे खरीद लेंगे, और बच्चा अगर पढ़ गया तो बेसिकली फीस भी दे दी और 20% डिस्काउंट भी मिल गया। ऑलरेडी बहुत सारी जगह पर आप सारे साल की फीस एडवांस में देते हैं, पर यहां पर आपको कम्युनिटी के सामने एक ट्रस्टवर्दी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी। और जो लास्ट पॉइंट, प्री पेरेंटल हाउसिंग, जिसकी बात मैं लास्ट टाइम कर चुका हूं कि हर यूनिट को टोकनाइज करिए। तो अगर आप इस इकोनॉमी का साइज देखो कि कहां तक पहुंच सकती है ये इकोनॉमी, तो मुझे जो अगले 20-25 साल में अंदाजा लगा है कि इस अर्बन विलेज इकोनॉमी का पोटेंशियल साइज 80 से 120 ट्रिलियन होगा। 80 से 120 ट्रिलियन का मार्केट कैप होगा। मतलब ये एक लेवल पर अनबिलीवेबल लगता है, बट अगर हम अपनी दिशा देखिए, आप एक बात सोचिए कि जब बिटकॉइन आया तो बिटकॉइन मैक्सिस पैदा हुए, फिर इथीरियम आया तो इथीरियम मैक्सी पैदा हुए, जो लोग सिर्फ इथीरियम में विश्वास करते थे। फिर सोलाना आया तो लोग सोलाना मैक्सी पैदा हुए। पर सवाल ये है कि इथीरियम भी ब्लॉकचेन है, सोलाना भी ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन भी ब्लॉकचेन है। फर्क सिर्फ ये है कि बिटकॉइन में सिर्फ ट्रांसफर होता है वैल्यू ए टू बी, इथीरियम में ट्रांसफर भी वैल्यू होती है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। पर सोलाना में वो सब कुछ इतनी स्पीड से होता है कि इथीरियम उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बट सवाल ये है कि अगर बिटकॉइन के बाद इथीरियम आया, इथीरियम के बाद सोलाना आया, सोलाना के बाद लेयर 2 आए, तो ये यात्रा खत्म थोड़ा होनी चाहिए। ये यात्रा कल को अर्बन विलेज इकोनॉमी के अंदर भी आएगी, तो उसका तब कोई और नाम रखा जाएगा। आज सोशल फाई है, डी फाई है, एनएफटी है, तो क्रिप्टो एज केयर का भी कोई ना कोई नया सेक्टर बनेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हम एक ऐसे समय में हैं जिस समय के अंदर हमें सही प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जो प्रोजेक्ट्स अगले 20 साल हमें रिटर्न देंगे। अब जस्ट ये सोच कर देखिए कि आपने गूगल के अंदर इन्वेस्ट किया होता आज से 25 साल, या माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट किया होता आज से 30 साल पहले, या फेसबुक में किया होता, तो आज आप कहाँ होते। तो उसी तरह की अपॉर्चुनिटी आज भी पैदा हो रही है। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर मोटा मोटा देखी जाए, तो हम अपने आसपास के लोगों को कितना केयर करते हैं, अपने नेचर को कितना केयर करते हैं, अपनी हवा पानी को कितनी केयर करते हैं, तो जिसकी ये सोच है वो इस तरह की इकोनॉमी बना सकता है, इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसलिए उसमें यहाँ आपकी अटेंशन टोकनाइज होएगी या आपका टाइम टोकनाइज होएगा। ओके, सो ये है इस समय का राइट मॉडल
जो मॉडल अगले 100 साल चलेगा, और क्रिप्टो के अंदर इस चीज को कम्युनिटी की पावर से बनाना बहुत बहुत पॉसिबल है। और इसके ऊपर सरकार भी टैक्सेशन जैसी चीजें नहीं करेगी, क्योंकि इसके पीछे लोग होंगे। क्योंकि आपको यह याद रहना चाहिए कि सरकार बहुत सारी चीजें होती है इसको टैक्स नहीं लगाती है। खासकर जो चीजें जैसे एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाती है, जैसे चैरिटेबल एक्टिविटीज के ऊपर टैक्स नहीं लगाती है, या बहुत सारी हेल्थ की एक्टिविटीज इन पर टैक्स नहीं लगाती है। तो क्रिप्टो एज केयर के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो टैक्स से मुक्त रहने वाली है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अगर सरकारों को कन्विंस करना है क्रिप्टो के अंदर, तो हमें अपना पब्लिक इंटरेस्ट डिफाइन करना पड़ेगा, और वो आता है क्रिप्टो एज केयर की 8 इकोनॉमीज में, जिसमें से आज मैं एक इकोनॉमी डिस्कस कर रहा हूं, अर्बन विलेज इकोनॉमी। सो अभी मैं यहां रुकता हूं, तो जो भी आपके सवाल हैं आप अपने आप को अनम्यूट करें और हाथ खड़ा करके सवाल पूछ सकते सर एक्चुअली ये जो 15 मिनट सिटी का जो आपने कॉन्सेप्ट बताया, ये मैंने पहले भी सुना है एक्चुअली। क्रिप्टो ऐसी ऐसी चीज है ना कि इसमें ना आप कभी कभी बहुत डीप चले जाते हो, तो आपको वो जो आपने यूटोपिया का बताया ना, तो मैंने उसमें सुना था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो आइडियाज है आगे जाके, तो उसमें ये 15 मिनट सिटी का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो आज मैंने फिर से सुना ना, तो पहले जो इसको मतलब मैं नेगेटिव साइड से देख रहा था, तो आज आपने उसको ऐसे बताया कि मतलब इसको डिसेंट्रलाइज तरीके से भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हैं। हाँ, और आज तो तो बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर दिल्ली बैंगलोर जैसे शहरों में बहुत ज्यादा जरूरत है, बॉम्बे जैसे शहरों में बहुत ज्यादा। जी सर, तो ये सर सुन के बहुत अच्छा लगा। और वही है मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है ना कि मतलब अगर सही हाथ में जाए तो उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। यस, तो वही समझ में आ रहा है। यस। संकेत, आपका कोई सवाल हो? नहीं सर, अभी मैं आधे से ज्वाइन हुआ ना, सो अच्छा, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। जटिल, आपका कोई सवाल हो? सौरभ, आपका कोई सवाल हो? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस सौरभ, गो अहेड। सर मेरा ये सवाल था, जैसे मैंने रिसेंटली जब इंडिया में रहता था मैं, तो ये ट्रेंड देखा था, पहले सारा कुछ डिसेंट्रलाइज्ड ही था। तो जैसे कोई बिजनेस था या चीजें थी, वो सारा कुछ छोटा छोटा था, लोग अपने अपने, फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, हम क्या करते थे उस पहले टाइम पे कि अल्कोहल, दारू के ठेके ले लेते थे हम, फॉर एग्जांपल, राइट। तो उनके टेंडर्स पड़ते थे और छोटे छोटे लोगों को वो दे देते थे, अलग अलग एरियाज में बांट देती थी गवर्नमेंट, राइट। जो ये गवर्नमेंट है सर, ये तो सेंट्रलाइज की तरफ बढ़ती जा रही है अब तो। लाइक ये बड़े जो बड़ी कैपिटल वाले लोग हैं उनको ही सेंट्रलाइज पावर दे रही है, ताकि उनको कंट्रोल करना इजी हो और चीजें हो। तो आपको लगता है कि फिर से दोबारा से हम पुराने मतलब डिसेंट्रलाइज पे जाके इतना क्योस नहीं होएगा और डिसीजन मेकिंग वगैरह इजी हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में जैसे हिंदुस्तान के अंदर पब्लिक लेवल पर, खासकर अगर आप कांग्रेस गवर्नमेंट के लेवल पर देखें, कांग्रेस के लेवल पर देखें, तो वो आमतौर पर अडानी अंबानी के खिलाफ वाली बातें बहुत बोलते हैं, जिसकी भी सारी दौलत उनको दी जा रही, इस तरह की बातें बहुत करते हैं। मैं उन चक्करों में नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, अगर आप हिस्ट्री को देखें, ओके, हिस्ट्री के अंदर 3 पड़ाव थे। आप लास्ट पड़ाव को समझ लीजिए और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पड़ाव था डिसेंट्रलाइज एंड डिस्कनेक्टेड। हम डिसेंट्रलाइज थे, यानी कि एक गांव के अंदर लोगों का अपना चलता रहता था। एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में मतलब कई घंटे लग जाते थे, बैलगाड़ी से लोग जाते थे या घोड़े से लोग जाते थे। तो वो फेज था, आप डिसेंट्रलाइज भी थे, डिस्कनेक्टेड भी थे। फिर सेंट्रलाइजिंग टेक्नोलॉजीज है, जैसे सड़क, रेल, टेलीकॉम, ठीक। और उन चीजों ने सेंट्रल गवर्नमेंट्स को बहुत बड़े लेवल पर ताकत दी, क्योंकि वो सेंट्रलाइजेशन से इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ रही थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आई, स्कूल आए, कॉलेज आए, यूनिवर्सिटी आई, कॉरपोरेशन आए। तो वो था सेंट्रलाइज्ड एंड कनेक्टेड, वो दुनिया थी। अब
इंटरनेट और क्रिप्टो के आने के बाद अब क्या है कि वो डिसेंट्रलाइज बट कनेक्टेड है। गॉट इट? आज क्या है, इंडिया के अंदर अगर आप सेंट्रलाइज सिस्टम्स की बात करें तो सेंट्रलाइज सिस्टम्स ऊपर से जितने एफिशिएंट लगते हैं, अंदर से उतने ही इनएफिशिएंट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप हिंदुस्तान में आप सुनेंगे कि भाई यूपीआई ने बहुत कमाल कर दिया। एक्सेप्टेड, यूपीआई ने बहुत कमाल किया, नो डाउट अबाउट दैट। बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक महीने में। बट उसके साथ साथ उनसे एक गलती होगी। वो गलती क्या कि उन्होंने हर ट्रांजैक्शन, हर अकाउंट का केवाईसी बनाना मैंडेटरी कर दिया। जब केवाईसी मैंडेटरी हो गया तो हर बंदे ने जब अपना डाटा भरा हर एप्लीकेशन में, तो वो डाटा धीरे धीरे हैकर्स के पास चला गया। तो आज हिंदुस्तान के अंदर साइबर फ्रॉड्स बहुत तेजी से बढ़ गए। सवाल ये है कि अगर ये साइबर फ्रॉड्स बढ़े हैं तो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी के साथ जो आइडेंटिटी का सही ट्रीटमेंट था वो नहीं किया। हमें वो क्रिप्टोग्राफिक रेल्स वहां चाहिए थी, वहां हमें ब्लॉकचेन जैसा एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए था। तो आज ब्लॉकचेन भी है और डिसेंट्रलाइज आईडी सिस्टम्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक सिंपल सी बात का जवाब दीजिए, अगर इंडिया के अंदर आईएनआर स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया जाए या इंडिया के अंदर गोल्ड डॉलर लॉन्च कर दिया जाए और किसी ब्लॉकचेन के ऊपर रन किया जाए, तो बेसिकली उसके जरिए आप विद इन फ्यू सेकेंड्स पैसा कहीं से कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। गॉट इट? आज हिंदुस्तान के अंदर आप छोटे शहरों में चले जाएं, गांवों में चले जाएं, तो बहुत बड़े लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट है। हरियाणा के अंदर 35% यूथ अनएम्प्लॉयड है। तो इशू ये है कि जब तक हम समाज के सामने एक सोल्यूशन बना के क्रिप्टो को पेश नहीं करेंगे, लोग उस सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अल्टीमेटली कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो बिना कम्युनिटी के नहीं सफल हो सकता। तो अगर उसको कम्युनिटी चाहिए तो कम्युनिटी के लिए एक एजेंडा चाहिए। मैं उस एजेंडे का जो मिसिंग पार्ट है, बस वो पार्ट आपको दे रहा हूं। और इंडिया के अंदर ये ज्यादा आसान है क्योंकि इंडिया के अंदर अभी ना सेंट्रलाइजेशन पूरी तरह से हुई है, क्योंकि अभी भी गांव बहुत सारे, हिंदुस्तान में 7 लाख गांव हैं। अभी भी बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर लोग अभी भी स्मार्टफोन की बजाय फीचर फोन यूज करते हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां सड़कें अच्छे से नहीं बनी है। अभी भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां यूपीआई यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं कुछ साल पहले कलकत्ता, IIM कलकत्ता के अंदर लेक्चर के लिए गया और रात का 12 बजे थे, तो मैं लेट हो गया। तो तब मुझे पता था कि मेस बंद हो चुकी होगी, उनकी कैंटीन वगैरह। तो मुझे भूख लगी, तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि रास्ते में कोई ठीक ठाक जगह देख के रोक ले। तो हमने एक जगह कलकत्ता में रुक के अंडा रोल खाया हम दोनों ने। तो अंडा रोल खाने के बाद मैंने उसको कहा कि कितने पैसे हुए? तो उसने कहा 80 रुपए, 2 अंडे रोल के सिर्फ 80 रुपए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पे करता हूँ, यूपीआई स्कैन करना है। कहता जी हमारे पास यहाँ स्कैन नहीं है। कोलकाता के अंदर मेन रोड के ऊपर जहां पर ऐसे कम से कम 100 ठेले थे, वहां पर यूपीआई नहीं था और सडनली उस समय मेरे पास कैश भी नहीं था। तो आखिर में मैंने लोगों से पूछा, तो एक दुकान वाले ने मुझे मेरे डेबिट कार्ड के ऊपर पेमेंट करा के मुझे कैश दिया और मैंने उसको पेमेंट किया। हिंदुस्तान में आज भी आप बहुत सारे इलाके हैं, आप अमृतसर चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, आपको यूपीआई नहीं मिलेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हिंदुस्तान के अंदर क्रिप्टो को पॉपुलर करना इसलिए आसान है कि हिंदुस्तान में डिसेंट्रलाइजेशन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। उसको यूज किया जा सकता है, उसको रिस्टोर किया जा सकता है अर्बन विलेज मॉडल में, उसी तरह की कॉर्पोरेट एफिशिएंसी से जो आपको बैंगलोर में नजर आती है। वही चीज आप छोटे शहरों में भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि अगर आज आपका मेजर लाइफस्टाइल इंटरनेट पर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है कि आपका वो स्टाइल तो छोटे शहर में भी चल सकता है। डू यू नो, कोविड के बाद एक बहुत बड़ी तादाद में यंग लोग बड़े शहरों को छोड़ के अपने पेरेंट टाउन्स में चले गए, अपने होम टाउन्स में चले गए। तो डिसेंट्रलाइज बट कनेक्टेड, ये है आने वाला फ्यूचर।
सर मेरा एक सवाल था। जैसे मान लीजिए कि अगर ये वाला मॉडल अगर आप मतलब हम गवर्नमेंट के साथ प्रपोज करें तो वो तो कहेंगे कि मतलब इस इकोनॉमी में सीबीडीसी बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। हाँ, तो कई जगह सीबीडीसी उसका परफेक्ट बैठेगा। तो फिर हम उसका मतलब इसको हम उनके सामने इसको कैसे पेश करें कि इसमें हम क्रिप्टो को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसमें भाई आईएनआर स्टेबल कॉइन भी बैठेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जरूरी नहीं होता कि टोकनाइजेशन हमेशा एक क्रिप्टो करेंसी, देखिए स्टेबल कॉइन भी क्रिप्टो है और एक ऑल्ट कॉइन भी क्रिप्टो है। गॉट इट? अगर आप स्टेबल कॉइन जी मॉडल में सर। बनाएंगे, आज टीथर का पूरा मॉडल स्टेबल कॉइन का मॉडल है, ठीक है, पर उनका जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो आता है फीस के ऊपर। आप उसी तरह से अगर एनर्जी ग्रिड को आप आईएनआर स्टेबल कॉइन या सीबीडीसी पर लेके आएंगे तो आप कहते हैं कि मैं 3,000 रुपए का 3,000 स्टेबल कॉइन का आपका मंथली बिलिंग करूंगा, तो उसमें से आपका इतने परसेंट का मार्जिन है। देखिए कोई भी बिजनेस, चाहे वो रेगुलर बिजनेस हो या क्रिप्टो बिजनेस हो, वो मार्जिन का गेम है। जैसे आज आप पॉलीगॉन की बात करते हो, किसी भी ब्लॉकचेन की बात करते हो, अल्टीमेटली तो आप यही पूछते हो ना कि आज वैलिडेटर फीस कितनी आई और उस फीस की मार्केट वैल्यू कितनी थी। सेम चीज इथीरियम पर पूछते हो। एम आई राइट सॉब में? जब यस तक यस एक बिजनेस जो उसका रोज का खर्चा है या महीने का खर्चा है और जो उसकी कमाई है, अगर कमाई खर्चे से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉफिटेबल है। तो यही लॉजिक जब आप इस मॉडल में अर्बन विलेज इकोनॉमी के अंदर लेके आते हो तो इसके बैकएंड पर आप स्टेबल कॉइन लेके आओ, सीबीडीसी लेके आओ या ऑल्ट कॉइन लेके आओ, दैट इज पॉसिबल। और देखिए अल्टीमेटली सरकार को एक ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें आने वाले समय में मल्टीपल करेंसीज एग्जिस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में जब पहली बार शेयर मार्केट बनी थी ना, पहली बार शेयर मार्केट बनी थी और शेयर प्राइवेट मार्केट में ट्रेड हुआ करते थे, और सरकार को वो चीज पसंद नहीं थी, बट प्राइवेट मार्केट धीरे धीरे बड़ी होती होती इतनी बड़ी होगी कि वो मेन स्ट्रीम बन गई। गॉट इट? उसी तरह से क्रिप्टो को उसी लेवल पर आप प्राइवेट मनी बोल सकते हैं, और ये प्राइवेट मनी बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो रही है कि आने वाले समय में सरकार इसको एक्सेप्ट करेगी ही करेगी। आप ईरान में चले जाइए, आज श्रीलंका में चले जाइए, टर्की में चले जाइए, आप आपको सुनकर आने के टर्की के अंदर लोगों ने यूएसडीटी पेमेंट के बैनर लगाए हुए हैं। ईरान के अंदर लोग क्रिप्टो में पे कर रहे हैं, वेनेजुएला के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, ब्राजील में। डू यू नो पॉलीगॉन के वापस राइज का सबसे बड़ा कारण ब्राजील के अंदर स्टेबल कॉइन पेमेंट सारी की सारी पॉलीगॉन के ऊपर है। कैन यू गेस इट? अब पॉलीगॉन पर जितनी पेमेंट्स होंगी, पॉलीगॉन पर उतनी ट्रांजैक्शन ज्यादा आएंगी। जितनी पॉलीगॉन पर ट्रांजैक्शन ज्यादा होएगी, उतनी पॉलीगॉन की जो पोल की गैस फी है बर्न होएगी। जितनी गैस फी बर्न होएगी, पोल उतना ही डिफ्लेशनरी होएगा। जितना डिफ्लेशनरी होएगा, पोल का प्राइस उतना ही बढ़ेगा। अब आप मुझे बताइए, यहां पर स्टेबल कॉइन मूवमेंट और पोल का क्या आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है सौम्य? तो सर मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि इस मॉडल में सरकार मल्टीपल करेंसी अलाउ करेगी। हाँ, करेगी करेगी, क्योंकि उसका फायदा है, क्योंकि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आज की हाँ वो तारीख तो में बना सारा, बनाया मिल जाएगा। यस, हम्म। उनको सिर्फ सुपरवाइज करना है, लोग खुद ही कर लेंगे। जो काम ब्राजील में सेंट्रल बैंक करते थे या उनके बैंक्स करते थे या उनके वहां का यूपीआई को करना चाहिए था, वो काम पॉलीगॉन कर रहा है उनके लिए। सोच के देखिए ना, एडवांटेज क्या है। हिंदुस्तान का लगभग 80 बिलियन
का एनुअल इनवर्ड रिमिटेंस है 80 बिलियन का, जिस पर आम आदमी 3 से 5% फीस देता है। ये पॉलीगॉन पर क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बैंक भी मानेंगे, बट हमें उसके लिए एक सही प्रपोजल बनाना पड़ेगा। गॉट इट? जी सर, थैंक यू सर। ओके जी, लेट्स क्लोज फॉर द डे। आज बहुत मजा आया। सॉरी सर, एक और क्वेश्चन था छोटा सा, बहुत Yes, कम go टाइम ahead. होगा, सॉरी। Yes, sir. तो सर हम अगर ये सारा सिस्टम चलाने की बात कर रहे हैं तो वो डिसेंट्रलाइज्ड होएगा, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगी हमारे पास? अरे या ट्रस्टलेस ही चलेगा? जितना डिसेंट्रलाइज होगा उतना अकाउंटेबिलिटी होगी, बिकॉज तो हम क्रिप्टो का ट्रस्टलेस सिस्टम यूज कर रहे हैं, मतलब कि हम यहाँ पे। हाँ, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो रियल टाइम में सबके सामने होगी। ठीक है सर, ठीक है। सिंपल ना, क्योंकि आज की तारीख में आपने यूपीआई में पेमेंट किया, मैंने मान लीजिए यहाँ से गगन को 100 रुपए भेजे, ओके, मेरे यहाँ से कट गए, गगन के पास पहुंचे नहीं। अब समझ नहीं आएगी यार ये कैसे हो गया। अब मेरा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, गगन का बैंक है एचडीएफसी, बीच में किस बैंक के सर्वर से कहां पर पेमेंट स्ट्रक हुई हमें पता ही नहीं। यूल बी सरप्राइज। मैं एक बार एनपीसीआई के बिजनेस प्रॉब्लम्स का एक एनालिसिस कर रहा था, तो उनके किसी इनसाइडर ने मुझे बताया कि उनके सिस्टम्स के अंदर 0.1% का अभी भी ट्रांजैक्शन फेलियर रेट है, 0.1% का। गॉट इट? तो अगर एक दिन में 100 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए, यानी कि 10 करोड़ ट्रांजैक्शन, 10 करोड़ ट्रांजैक्शन का 0.1% कितना बना? 10 करोड़ का 10 लाख, 1 लाख ट्रांजैक्शन फेल हुई। अब आप 1 लाख ट्रांजैक्शन जिनको सेटल करना है, अब उनको सेटल करने के लिए आपको मैनुअल सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो नेचुरल एकदम से तो नहीं होगा, उसके लिए आपको अलग से टीम बनानी पड़ेगी, सारा सिस्टम। अगर 1 लाख ट्रांजैक्शन फेल हैं और एवरेज वैल्यू एक ट्रांजैक्शन की 200 रुपया है, तो 20 करोड़ का आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। और ऐसी ट्रांजैक्शंस महीने में कितनी फेल होंगी, तो आपको अपने पास कितना कैपिटल रिजर्व रखना पड़ेगा कि आप इस तरह का एरर रेट मैनेज करें, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए मैनेज कर पाए, जबकि ब्लॉकचेन पर ऐसा होने की पॉसिबिलिटी 0 है। क्योंकि ब्लॉकचेन जो है उसमें ट्रांजैक्शन या होगी या नहीं होगी, एटॉमिक सेटलमेंट है, फेल होने का कोई चांस, अगर फेल हुई तो पैसे आपके हैं, अगर सफल हुई तो पैसे अगले के पास चले गए, क्योंकि ट्रांजैक्शन हैश जो लेजर अपडेट है वो ऑटो अपडेट है। यूपीआई के अंदर ऑटो अपडेट नहीं है। ये समझिए कि सेंट्रलाइज्ड सर्वर हम यूज कर रहे हैं यूपीआई में, ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड सर्वर है, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है, ये ऑटो अपडेट है। तो ये लेजर भी है, पेमेंट सिस्टम भी है, दोनों काम कर रहा है। क्लियर सर, थैंक यू सो मच।